हेलो बच्चों, K2S केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच आए हैं। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में क्या हेडलाइंस है। तो हेडलाइन आपका है राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति है क्या। तो राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति महिलाओं के प्रति हो रहे संगीन अपराध, महिलाओं के भागीदारी की सुनिश्चित करना, महिला कहाँ तक शिक्षित हो रही है उसे अधिक से अधिक शिक्षित करने का जिम्मेदारी इस राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा बनाई गई, ताकि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास को पूरा किया जा सके। तो इस प्रयास को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने सन 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की घोषणा की। यानी महिला उत्थान नीति की घोषणा कर सकते हैं बच्चों कि सन 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की घोषणा की गई। सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की घोषणा कब की गई। तो आप जवाब में बता सकते हैं राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की घोषणा सन 1975 ईस्वी में की गई थी। तो इस का मुख्य उद्देश्य रहा था कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, समाज में हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, ये सब उनका कार्य रहा। किनका कार्य? महिलाओं का। ठीक है, तो आगे इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। महिला सशक्ति वर्ष केंद्र सरकार ने सन 1975 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य देश में महिलाओं के उत्थान के मतलब होता आगे बढ़ाना, है ना, आगे बढ़ाना, यानी आगे बढ़ावा देने के लिए उत्थान नीति की घोषणा की गई। समुचित विकासार्थ के आधारभूत व्यवस्थाएं निर्धारित करना, यानी राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति के अंतर्गत कैसे उसकी उत्थान की जा सकती है, कैसे उसे विकास के आधार पर लाया जा सकता है। तो इन सारे नियमों को राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति के अंतर्गत लाया गया, ताकि महिलाओं को विकास का रूप दिया जा सके और ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके। और आज के डेट में बेटा देखते हैं कि हम लोग महिलाएं अग्रसर हो रही है। आपके देखिए कोई भी आपका हुआ, चाहे कोई भी पद पर हो, चाहे आप देख लीजिए सिपाही पद पर हो, चाहे दरोगा पोस्ट पर हो, चाहे वह एक आईएएस महिला हो, चाहे वह लोकसभा की महिला हो। तो आप एक लोकसभा महिला के बारे में जानना चाहते हैं तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार रही थी, है ना। फिर दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन रही थी। तो ये दोनों महिला एक लोकसभा पद पर आसीन होने का मतलब यह है कि एक बड़े पोस्ट तक यह पहुंच सकती है कि महिलाओं को अग्रसर करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया एक आपका अधिकार है और आप महिलाओं को अग्रसर कर सकते हैं। तो महिलाओं को सोचना चाहिए कि भारतीय संविधान में हमें इतनी आजादी दी गई है, इतना हमें पढ़ने का अधिकार दिया गया है, बोलने का अधिकार दिया गया है। आप स्वतंत्र जो जहां पे भागीदारी, जैसे अगर हम कह सकते हैं कि जितना पुरुषों का अधिकार है उतना हमारा भारतीय संविधान जो है महिलाओं को अधिकार दिया गया। तो हम लोग ये सोचना चाहिए, नहीं सोच सकते हैं कि हम लोग को ये महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि आप पुरुष के बराबर आप भी उस कार्यभार में भाग लें। बात समझे? तो अब यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की व्याख्या। एक क्वेश्चन, इस सवाल बार बार बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि महिला राष्ट्रीय उत्थान नीति की व्याख्या करें। तो महिला जो है उसकी नीति जो है, उसके नियम लाए गए, उसके नीति की व्याख्या की जाएगी। व्याख्या यह रहेगा कि महिलाएं कैसे कैसे कार्य कर सकती है। तो सबसे पहली बात समझना है कि महिला का उत्थान नीति की व्याख्या कैसे हम कर सकते हैं। तो महिला का उत्थान नीति की व्याख्या सन 1975 के द्वारा जो लागू की गई उसका कुछ बिंदु हम लोग इस प्रकार देखने का कार्य करेंगे। तो राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है ना। यह आपका बिहार बोर्ड का BSEB यानी बिहार बोर्ड में जो आपका एग्जाम होगा 2024 का, उस एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये कहा गया है राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की व्याख्या के लिए। तो आप इस सवाल को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए ताकि आप अच्छा से अच्छा सॉल्व कर सके।
तो राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है। देश में महिलाओं की शिक्षा, पहला बिंदु क्या कहता है, देश में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, आप कह सकते हैं पुरुषों के बनिस्पत आज के डेट में महिलाओं की शिक्षा स्तर बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कुछ महिला भी बकलोल टाइप का होती है, वह पढ़ना भी नहीं चाहती है, समाज से बाहर भी नहीं निकलना चाहती है। तो किसका गलती है? ये भारत सरकार की गलती नहीं है। महिलाओं को सोचना चाहिए कि हमको अगर भारत सरकार के भारतीय संविधान ने बोलने की आजादी, खाने की आजादी दी है, तो शिक्षा की भी आजादी दी है, शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इसको ग्रहण करने के लिए आपको कोई बोलेगा नहीं, आप खुद इसके लिए अधिकार तात्पर्य हो, अधिकार के लिए लड़े, तब तो आप उस लायक बनेंगे। तो आप शिक्षा, तो पुरुषों के बनिस्पत अभी महिला को इतनी अच्छी शिक्षा स्तर नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में कहा जा सकता है कि आजादी के बनिस्पत आज के डेट में कुछ हद तक सही माना जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत कम है। अभी भी महिलाओं को आगे आने की जरूरत है। ठीक है, हमारा भारत देश कब आजाद हुआ? तो भारत देश सन 1947 में आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में। और आजादी के इतने वर्षों के बाद महिला की स्थिति इतनी दयनीय है, तो यह सोचने से मजबूर होना पड़ता है कि महिला की स्थिति क्यों नहीं आगे बढ़ी। तो महिला भी इसमें भागीदारी अच्छी तरह से निभा नहीं पा रही है, क्योंकि जो महिला आगे अच्छे पद पर है, उन्हें महिला को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में बन रही है, लेकिन वह अलग अलग गांव समाज में जाकर अगर वह मोटिवेट करे, आगे बढ़ने के लिए सहारा दे, तो निश्चित है कि कुछ महिला इससे भी अनुभव को प्राप्त करके आगे बढ़ने का कार्य करेगी। तो चलिए रोजगार देखते हैं। तो महिलाओं का रोजगार भी आज बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। स्वास्थ्य, तो महिला को देखते हैं कि गर्भावस्था के समय, प्रसव के समय, है ना, ये सब समय में बहुत ज्यादा मृत्यु होती है। आज के डेट में महिला को सही जानकारी नहीं रहना, महिलाओं में होने वाले रोग के बारे में जानकारी नहीं होना, ये सब बिंदुओं पर महिलाओं को अगर ये सब चीज की जानकारी नहीं रहती है, तो उस महिला की बहुत कम समय की या बहुत कम आयु में मौत हो जाती है। तो जिम्मेदार यह है कि शिक्षा उसके पास नहीं होने के बाद उसके ज्ञान का अभाव होता है। तो कह सकते हैं स्वास्थ्य, और बहुत ऐसे जगह ऐसे हैं भारत में जहाँ की सड़कें अच्छी नहीं है, तो महिलाओं की मौत होने का जो, अगर मान लिया जाए किसी बच्चे को जन्म देती है तो सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती है, जिसके वजह से बहुत दूर रहने के अस्पताल होने के कारण बहुत सारे महिलाओं की मौत हो जाती है। इसका कारण यह है कि भारत सरकार भी इसके प्रति मतलब आप कह सकते हैं कि भारत सरकार भी इसके प्रति अच्छी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, ताकि अगर निभाते तो आज उसकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन महिलाओं को भी स्वास्थ्य के प्रति उतना ख्याल नहीं रखती है, महिलाओं जो है अपना देखभाल सही तरीके से नहीं करती है, इसी कारण से उसकी मौत हो जाती है। तो सामाजिक सुरक्षा, तो सामाजिक सुरक्षा कह सकते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा जो है, आए दिन बलात्कार का समस्या देखने मिलता है। तो बलात्कार भी एक जो है देखने को जो मिल रहा है, ये समाज की कुव्यवस्था है, और जो ये दरिद्रता वाला काम करता है वो एक समाज के रहने के लायक नहीं है। तो महिलाओं को एक तरह से सामाजिक सुरक्षा देने का निर्णय जो लिया गया, वो राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति के अंतर्गत लिया गया। तो सहभागिता निश्चित की गई, यानी सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता निश्चित करना चाहिए, यानी महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देना का अधिकार या उत्थान नीति में किया गया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, महिलाओं के लिए एक ऐसा वातावरण निर्मित करना, यानी वातावरण का मतलब है चारों तरफ का इन्वायरमेंट, यानी चारों तरफ का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वह महिला अनुभव कर सके, स्वयं सामाजिक और आर्थिक नीतियां बना सकती है, यानी वह अपने आप को ऐसा फील करे कि हम समाज का जो है नीति बना सकते हैं, समाज की आर्थिक नीति के ऊपर जो उत्थान करना है उसके ऊपर अपना निर्णय ले सकते हैं, अपना नियम बना सकते हैं। इस तरह का बनाने का अनुभव महसूस हो सके, किसको? उस महिलाओं को। बात समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 2। चलिए बेटा पॉइंट नंबर 3 देखते हैं हम लोग। किसी भी तरह के भेदभाव को दूर करने हेतु समुचित कानून एवं सामुदायिक
प्रक्रिया विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यानी किसी भी तरह से अगर महिलाओं के प्रति भेदभाव हो रहा है समाज में, या कह सकते हैं नौकरियां में, या कह सकते हैं आप किसी भी कार्य में, या कह सकते हैं हम कोई अनेक प्रकार के कार्य हो जाए, उस प्रकार के कई कार्यों में अगर ऐसा होता है भेदभाव, तो उसके लिए समुचित कानून बनना चाहिए और उसे विकसित करना चाहिए ताकि हो रहे अत्याचार महिलाओं के प्रति यह ना हो। जैसे कि अगर महिला भी कहीं कार्य करता है बेटा और पुरुष भी कार्य करता है, तो महिला को 500 रुपया दिया जाता है और पुरुष को 600 रुपया देता है, तो यह असमानता नहीं होना चाहिए। महिला भी अगर उस कार्य को कर रही है तो उसे भी 600 रुपया मिलना चाहिए और पुरुषों की भी 600 रुपया मिलना चाहिए। यह एक क्या कह सकते हैं समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो इसका प्रयास करना चाहिए। ये राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति के अंतर्गत कहा गया है। तो हम लोग को लड़कियों को यह सोचना चाहिए कि मंजिल दूर नहीं है, बस चंद कदमों को चलने का सहारा भी नहीं चाहिए। आप चंद कदम चल सकते हैं, बशर्ते आप उठने का प्रयास तो कीजिए। महिलाओं से यह मेरा अनुरोध रहेगा कि वो आप उठिए, प्रयास करिए चलने का। आप एक प्रयास अगर करते हैं तो सहयोगी बनना तय रहेगा और सहयोगी बनता जाएगा, कारवां चलते जाएगा और धीरे धीरे आप अपने रास्ते को ऐसे सफर कर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो आप एक चीज समझ के रखिए, कोई भी चीज को अगर करना है तो पहले मन में विश्वास रखिए आप कि हमको ये चीज कर सकते हैं। तो महिलाओं को यह चीज सोचना चाहिए, चाहे लड़कियों को जो आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं 10th क्लास की बच्चियों से मेरा ये अनुरोध है कि आप बेटा ये सोचो कि हमको ये IAS बनना है, आप या दरोगा बनना है, या एक सिपाही बनना है, या एक शिक्षिका बनना है। तो आप मन में पहले संकल्प लो कि हमें यह चीज करना है। तो हमारा संविधान ये अधिकार देता है, क्यों ना करें, करेंगे और करके दिखाएंगे। तो समाज में आप भी एक नाम कमाओ ताकि लगे नहीं समाज की बेटियां आगे बढ़ रही है। चलो ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, महिलाओं को मानवाधिकार का प्रयोग में समक्ष बनाने का प्रयास किया जाएगा। यानी मानव जितना मानवाधिकार में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जितने भी अधिकार दिए गए संविधान में पुरुषों को उतना अधिकार महिलाओं को मानवाधिकार का ये प्रयास किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को पूर्ण विकास हो सके। ये राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति के अंतर्गत कहा गया है। पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे, महिलाओं और पुरुषों को समाज में समान भागीदारी निभाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी अगर महिला अगर पुरुष के दोनों को बराबर लाने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, उसे अलग अलग इनाम दिया जाएगा ताकि महिलाएं आगे आके समाज को उत्थान के लिए आगे बढ़े और कदम से कदम मिलाकर चले। इस चीज के लिए महिलाओं को एक आगे आने का भूमिका निभाना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 6 में इस राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति के बारे में जानेंगे। बालिकाओं और महिलाओं को विविध प्रकार के अपराधों के रूप में व्यापक असमानताओं को समाप्त किया जाएगा। यानी समाज में हो रहे बलात्कार, समाज में हो रहे दहेज उत्पीड़न, यानी दहेज के लिए बेटियां को जला दिया जा रहा है, कई दहेज के लिए बेटियां को जिंदा दफन कर दिया जा रहा है। ये सब समाज में हो रहे अपराध को इतना ज्यादा व्यापक हो रहे हैं, जो व्यापक कह सकते हैं अपराध को, असमानताओं को समाप्त कर दिया जाएगा ताकि बेटा बेटी को बराबर का दर्जा मिल सके, बेटा बेटी को एक समान रूप से में पढ़ाया जा सके। ये सब किया जाएगा एक राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति के अंतर्गत। तो भारत सरकार जो कानून लाती है या भारतीय संविधान में जो कानून को बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं एक समाज को उत्थान के लिए दिया जाता है। तो आप लोग से यह अनुरोध है कि इन सब कानून को पढ़िए और समाज के उत्थान में जो भी आपकी भूमिका है वो करने का कार्य कीजिए। चलिए देखते हैं फिर इसी प्रकार से अगला बिंदु का देखने का कार्य करते हैं। आप इस बिंदु को उतार लीजिए ताकि यह बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं एक नए टॉपिक, इसमें महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। यानी कह सकते हैं कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भारत में कितना रहा है और वर्ल्ड में भी क्या रहा है। तो कह सकते हैं भारत में भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम देखने को मिलती है महिलाओं को। पंचायत स्तर पे हो जाए, चाहे वो केंद्र स्तर पे हो जाए या राज्य स्तर पे हो जाए, तो महिलाओं को आपको कम प्रतिनिधित्व देखने को मिलती है। तो बच्चों यहाँ ये समझेंगे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना रहा क्या नहीं है। तो महिलाओं का
सशक्तिकरण की दिशा में विभिन्न प्रयास किए गए। यानी सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए बहुत ऐसे प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए गए, लेकिन जिसके फलस्वरूप उनकी अधिक सामाजिक स्थिति निरंतर सुधार रही है। यानी कह सकते हैं जितना भी महिला सशक्तिकरण किया गया उसके अनुसार महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन सुधार होते दिख रही है। जहां बिहार सरकार की बात करें, महिलाएं बहुत कम स्कूल जाती थी। 2005 के पहले देखा जाए तो हमारे बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे जब, तो उनके दौरान उन्होंने साइकिल योजना लाई ताकि बच्चे लड़कियां जो है स्कूल की ओर अग्रसर हो, है ना, अग्रसर होने के लिए बहुत ऐसा योजना को लाया ताकि महिलाएं बहुत सारा भाग ले सके। आज के डेट में नौकरी में भी महिलाओं को भाग लेने के लिए अधिकार दिया गया, बहुत ऐसी महिलाएं नौकरी कर रही है। लेकिन राजनीतिक स्थिति अभी भी दयनीय है। यानी राजनीतिक में आज के डेट में जितना पुरुष की सदस्य की संख्या है उतना महिलाओं की देखी नहीं जाती है राजनीतिक में। तो कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं है। यह देखने की बात आज के भारतीय राजनीतिक में देखने को मिलता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, औरतों के प्रति समाज में इस घटिया नजरिया। यानी औरतों के प्रति अगर समाज में चुनाव लड़ना चाहती है, समाज में आगे बढ़ना चाहती है, तो कुछ ऐसे महान पुरुष होते हैं समाज में जो औरतों के प्रति बड़ा टेढ़ा टाइप देखेगा, उसको बारे में उधर घुसुर फुसुर बात बोलेगा, उधर जाके कोई फुसका फुसकी वाला बात बोल देगा कि औरत ये कर रही है, फलना ढकाना, ऐसे बोलने लगती है। लेकिन ये सब नजरिया और गलत उसके बारे में बोलना ये महिलाओं के प्रति बड़ा खराब बात है। तो नजरिया के कारण आंदोलन शुरू होने लगी। यानी महिलाओं को कम वेतन देना, कम पैसों में काम करवाना। तो महिलाओं ने एक आंदोलन छेड़ दिया राष्ट्रीय स्तर पर और यह आंदोलन व्यापक हो गया। औरतों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि जब तक सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक विकास होना संभव नहीं है। यानी महिलाओं ने यह बात सुनिश्चित कर ली कि अगर हम लोग को विकास चाहिए और विकास होना है तो एक बात दिमाग में यह चीज डाल लेना होगा कि जब तक सत्ता में नहीं हम लोग आ जाते हैं, सत्ता में भागीदारी नहीं निभाते हैं, तब तक हमारा विकास होना संभव कतई नहीं है। बात समझे गए? तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। भारतीय संविधान ने 73वें और 74वें संशोधन, यानी संविधान जो बना था भारतीय संविधान, जिसमें बहुत सारा अनुसूची है, सूची है, तो उन सूचियों में संशोधन करके 73वें और 74वें संशोधन द्वारा देश में ग्रामीण और नगरीय संस्थाओं, जिसको कहते हैं हम लोग कि बिहार में एक होता है ना पंचायत, एक होता है शहर, तो शहर और शहर को हम लोग नगर बोलते हैं और जो गांव होता है उसको पंचायत रूप में। तो 73वें संशोधन यानी भारतीय संविधान का 73वें संशोधन और 74वें संशोधन में 2 तरह की व्यवस्था लाई गई। एक नगरीय व्यवस्था जो शहर में रहते हैं और एक पंचायती व्यवस्था जो पंचायत में रहते हैं। बात समझ में आ गया कि जो पंचायत में रहने वाले आदमी को पंचायती व्यवस्था कहा जाता है और जो नगर यानी शहर में रहने वाला को शहरी व्यवस्था या नगरीय व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। अब स्तरों पर देश भर में ग्रामीण और ये संस्थाओं के सभी स्तरों पर महिलाएं हेतु 1/3 स्थान सुनिश्चित कर दी गई। यानी कह सकते हैं कि 1/3 महिलाओं को सीट होना चाहिए। यानी 3 भाग में 1 भाग महिलाएं चुनाव लड़ेगी या देश वह राजनीतिक भागीदारी को निभाएगी। तो इस बात को एक चीज दिमाग में रख लिया जाए कि 1/3 अगर 73वें 74वें संविधान संशोधन में यह दे दिया गया कि 1 भाग महिलाएं चुनाव लड़ेगी, तो 1 भाग भी अभी राजनीतिक दल में महिलाओं की भागीदारी नहीं देखी जा रही है। तो यह बात यह चीज मानने वाली बात है। अब आते हैं 73वें संविधान में क्या कहा गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यानी सन 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किया गया। यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान देना है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया, तो 1992 ईस्वी में। अब पारित किया गया 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में इसको लागू किया गया, लागू हुआ। इस अधिनियम में राज्य सरकार यानी जो भी भारत में
भारत में द्विशासन प्रणाली है, यानी एक केंद्र सरकार है जिसको हम लोग भारत के नाम से जानते हैं, एक राज्य सरकार है जो बिहार, हरियाणा, झारखंड इस तरह से राज्य बटा हुआ। तो हर एक राज्य सरकार को यह आदेश दिया गया कि वहां कदम उठाएं और सशक्त बनाया जाए जो ग्राम पंचायत के स्वशासन और इकाइयों के रूप में संचालित करने में मदद करेगी। यानी संचालित करने में मदद करेगी क्या, कि जो महिलाएं 1/3 का ऐसा नियम लाइए और वहां के ग्राम पंचायत को ठोस कीजिए जिसमें हर एक राज्य में अलग अलग प्रतिनिधि भाग ले सके, महिला हो चाहे पुरुष हो, हर एक की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बात समझे? किस 73वें संविधान में किस स्तर पे? पंचायती स्तर पे, है ना, यानी पंचायत का सुधार किया गया। अब आते 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, उसी ईस्वी को बना कब? 1992 ईस्वी में। तो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। यह नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए नगर पालिका अधिनियम के रूप में जाना जाता है। यानी 74वें संविधान संशोधन में शहरीकरण यानी नगरीय व्यवस्था को सुधार करने के लिए यह 74वें संशोधन अधिनियम लाया गया। इसमें क्या किया गया? इसमें भी नगर पालिकाओं के द्वारा वार्ड मुखिया, वार्ड पार्षद, है ना, चेयरमैन, सबकी एक भागीदारी सुनिश्चित की गई ताकि जो है सारे लोग एक जगह अपना अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सके। इसी प्रकार से और बिंदु हम इस पर देखने का कार्य करते हैं। तो इस महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का 2 बिंदु और देखते हैं पॉइंट नंबर 5 में, 4 में। तो 4 में देखते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, यानी इस अधिनियम जिस वर्ष पारित होता है उस वर्ष बोला जाता है। तो 1992 ईस्वी की विशेषता है पंचायत और नगर पालिकाएं स्वशासन की संस्थाएं होगी। यानी यह बोला गया 73वें संविधान और 74वें संविधान के अंतर्गत कि जो नगर पालिकाएं और पंचायत के स्तर पर जो पारित किया गया कानून है वह एक संस्था के रूप में जाना जाएगा और वहां की जो स्वशासन है वह स्वयं शासन चलाने का जिम्मेदारी उठाएगी। यह बात 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कहा गया है। अब आते हैं सन 2007 ईस्वी में। यानी सन 2007 ईस्वी में इतिहास में पहला ऐसा बार हुआ जो भारत के राजनीतिक में कि 2007 ईस्वी में इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ कि महिला राष्ट्रपति बनी जिसका नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था, है ना। ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कहलाई जो लोकसभा और ये कह सकते भारतीय संविधान के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है और भारत में यह गौरवपूर्ण बात है क्योंकि एक महिला राष्ट्रपति पद पर आसीन होना यह बहुत बड़ी बात है। आज के वर्तमान समय में भी एक महिला ही राष्ट्रपति है ना, द्रौपदी मुर्मू के नाम से जानी जाती है। तो पहली महिला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उसी ईस्वी यानी 2009 ईस्वी में मीरा कुमार, जिसका नाम मीरा कुमार महिला थी, मीरा कुमार, और यह सासाराम की सांसद थी, इसने पहली लोकसभा अध्यक्ष बनी और यह लोकसभा अध्यक्ष बनकर यह देश को पूरा एक संकेत देने के काम की कि महिलाएं अगर वह राजनीतिक में भागीदारी निभाना चाहेगी तो इस पद पर भी आसीन होने के लायक बन सकती है। तो कह सकते विश्व भर में जो हमारा सबसे शिक्षित और सबसे कामयाब देश कह सकते हैं अमेरिका, वह भी वहाँ की राजनीतिक दल भी बहुत अच्छी भागीदारी महिलाओं की भी नहीं है। ब्रिटेन ऐसा देश में भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम अपने भारत देश की बात करेंगे, हम अपना देश की खाते हैं, देश की बात करेंगे और देश की बात यह करना चाहते हैं कि महिलाएं भी पढ़े लिखे आगे बढ़े और इस तरह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और मीरा कुमार की तरह अपना नाम रोशन करे और अपने गांव और समाज को एक संकेत देने का कार्य करते हैं। तो इस महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व को देखने का कार्य करिए और इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहें और आगे पॉइंट को बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।